स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों साथ में जनरल शिक्षक भर्ती बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी तो जो आपका होने वाला एग्जाम बीपीएससी के द्वारा, तो उसी का ये वीडियो है सेट 10। इसमें हम आज सेट 10 के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेट 10 के इसमें सभी तरह के प्रश्न रहेंगे और उन सभी को हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सेट 10 है और इसमें सभी रहेंगे आपके सभी सब्जेक्ट के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जो चतुर्थ बहु संगीति है, वो चतुर्थ बहु संगीति परिषद हुई थी, कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये जो हुई थी तो ये हुई थी आपके कहाँ पर, ये हुई थी कनिष्क के शासन काल में। जी हाँ, बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति का आयोजन जो है कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था और इस समय जो है कुषाण वंश के राजा कनिष्क शासक कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? बता दें, ये आपके कौशाम्बी है। कौशाम्बी यानी कौसम, कौसम नाम होगा आधुनिक नाम में, अभी कौसम नाम है उसका, कौशाम्बी का प्राचीन कालीन नाम कौशाम्बी था। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए आगे क्वेश्चन करता है कि जो निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? दोस्तों ये किए थे आपके बी नंबर यशोधर्मन ने। यशोधर्मन में तोरमान का पुत्र था और उत्तराधिकारी मिहिरकुल अत्यंत क्रूर और अत्याचारी हुन का शासक था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। आगे का प्रश्न कहता है कि कृषकों कृषकों की सहायता, देखिए प्रश्न कहता है कि कृषकों की सहायता के लिए किसे मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबिलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? दोस्तों बता दें, ये जो की थी ये आपके सी नंबर शेरशाह ने की थी। दोस्तों बता दें कि जो भू राजस्व प्रशासन में भी शेरशाह के मॉडल ने अकबर को मॉडल को प्रभावित किया था, अकबर के मॉडल को प्रभावित किया था। और शेरशाह की भू राजस्व पत्ती रैयतवाड़ी पत्ती के नाम से भी जाना जाती थी और शेरशाह ने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जाता था और उसे काबूलियत लिखवाई जाती थी। पट्टे में जमीन का प्रकार, स्वामी का नाम आदि स्पष्ट किया जाता था। काबिलियत में यह स्पष्ट की जाती थी कि संबंधित किसानों को कितना राजस्व प्रदान किया जाए। आगे प्रश्न कहता है कि बीबी का मकबरा निर्माता है। बीबी का मकबरा जो है निर्माता कौन है दोस्तों? ये औरंगजेब है। दोस्तों बता दें, बीबी का मकबरा हूबहू नकल किसका है? ताजमहल का। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, परंतु यह ताजमहल की नकल भर है और इसे फुहड़ नकल कहा जाता है। ठीक है, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। अभी भी का मकबरा दोस्तों बता दें, जहां आपके औरंगजेब है, उन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी रवैया दुर्रानी के स्मृति में बनवाया था। अब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों ये जो थे, ये थे आपके बी नंबर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के काल में किया गया था और इस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह मोहम्मद रंगीला था और उसने मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था और इस मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा था। जी हाँ, कोहिनूर हीरा लगा था। आइए दोस्तों आगे का प्रश्न कहता है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि सूची एक को सूची दो में सम्मिलित कीजिए और कूट से सही आंसर दीजिए। दोस्तों ये देखिए, तो सात नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी। डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर इधर है, डी डी इसका राइट आंसर है। आइए आगे का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से गदर पार्टी संभावित है? गदर पार्टी जो है वो आंसर सोहन सिंह से है। अब इसकी बात कर लें, अमेरिका और कनाडा गई भारतीय जो मुख्यतः रोजी रोटी के क्रम में गए थे, यहाँ आए दिन उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता था और इनकी जो स्थिति है वो सामानजनक नहीं थी। ऐसे में इस भारतीयों ने भारत में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को मदद करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी और यह जो है हिंदुस्तानी गदर नामक पत्रिका भी निकालती थी और जो उर्दू और पंजाबी में प्रकाशित होता था और इसे संस्थापक लाल हरदयाल थे और इसे प्रथम सभापति सोहन सिंह जो है भाकना ने किया था। सोहन सिंह भाकना ने किया था। आगे प्रश्न कहता है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्तों ये किए थे 1929 में। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष जो जवाहरलाल नेहरू थे और इन्हें गांधी जी की मध्यस्थता से
अध्यक्ष बनाया गया और इस अधिवेशन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इसमें निम्नलिखित में से कुछ जैसे-जैसे बता दें आपको महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया था और 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। आगे प्रश्न कहता है देखो, आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है? दोस्तों बता दें, इसमें देखिए सबसे पहले ए 1767 से 69 ईस्वी प्रथम आंग्ल-मराठ युद्ध, सही बात है। ये 1917-92 से तृतीय मैसूरी गलत है और 1824 से 26 गलत है और ये भी तो आपका गलत है। तो आंसर ए मिल ही गया है तो आंसर ए होगा, ठीक है। लेकिन आंसर यहाँ पर ये नहीं बात कर रहा है, यहाँ पर आंसर क्या कह रहा है? कूट में देना है। देखिए कूट में आंसर क्या देना है? कूट में आंसर देगा 2 और 4। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये गलत है, आपका ये सही है। 1970 से 92 तृतीय मैसूरी युद्ध हुआ था और फिर 4 नंबर का आपका ये सही है, ठीक है। यहाँ पर 3-3 टाइप हो गए लेकिन ये 4 है। 1845 से 46 तक द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। मतलब प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था 1775 से 82 के बीच हुआ था और यह युद्ध सालाभाई संधि 1782 के द्वारा समाप्त हुआ था और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1970 से 92 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की अंतिम रूप से पराजय हुई थी और 1992 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था और 1826 ईस्वी में यांडवू की संधि हुई थी और इस संधि के बाद अंग्रेजी अधिकारी वाले क्षेत्र का विस्तार हुआ और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 29 ईस्वी में हुआ था और 1849 में महाराजा दिलीप सिंह को अबदस्त कर उन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया और पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से काम हुए। भारत और चीन की उत्तरी सीमा को जो सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ये देखिए, भारत और चीन के उत्तरी सीमा का समीकांक मैकमोहन रेखा करती है, मैकमोहन रेखा बी नंबर। और जो ज्ञातव्य है कि जो 1914 ईस्वी में ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी मैकमोहन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिमला समझौता के द्वारा 1024 किलोमीटर लंबी उत्तरी पूर्वी सीमा की सीमांकन की गई थी और हालांकि चीन इस सीमा रेखा को अवैध मानता है, हुए दक्षिण तिब्बत का अंग मानता है, ठीक है। आगे का प्रश्न देखो क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न कहता है कि बोडो, कहता है बोडो निवासी इनहैबिटेंट्स है। दोस्तों ये जो बोडो या इसको हम बोरो जनजाति का मुख्य निवास स्थान उत्तरी एवं पश्चिमी उत्तर पश्चिमी असम के क्षेत्रों में है और इसके अलावा ये नेपाल, भूटान तथा भारत में पश्चिम बंगाल एवं मेघालय राज्यों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी सांस्कृतिक तथा निर्जनता विशेषताएं को संरक्षित करने के लिए असम के 4 जिले कोकराझाड़, चिरांग, बक्सा और उदलगुड़ी को 2003 ईस्वी में संवैधानिकता प्रदान करने के लिए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई और तथा बोडो जो भाषा है उसको संविधान के 8वें अनुसूची 2003 में मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषाओं के साथ 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हिमनद सबसे बड़ा है? तो दोस्तों ये बता दें, ये जो है जैसे आपके सियाचन है, सियाचन 75 से 76 लंबाई किलोमीटर में है। बालटोरो को बता दें तो 62 है, 62 किलोमीटर में है लंबाई। चोगो लुगमा तो ये देखिए 42 किलोमीटर लंबाई में है और बियाफो ये 63 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा आपका कौन होगा? ए नंबर, ए नंबर सियाचिन। आइए आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। आगे का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही? देखिए इंद्रवती झारखंड गलत है, भीमा तालमुंडी गलत है, लूनी राजस्थान सही है और घाटप्रदा केरल गलत। लूनी नदी की बात कर लें। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर के समीप अरावली पहाड़ी में स्थित है। पुष्कर की घाटी से निकलती है। अपने उद्गम स्रोत से निकलने के बाद लूनी नदी नागौर जोगपुर पहुंचती है और पहुंचकर तथा थार मरुस्थल से होती हुई बाड़मेर पहुंचती है, जहां से नदी की जो है जल बलोत्रा जल बलोत्रा नामक स्थान से लवणीय होने लगता है और तत्पश्चात यह नदी जो है गुजरात के पाटन जिले में कच्छ के रण में समाहित हो जाती है और अपने प्रवाह क्रम के दौरान अरावली के पश्चिमी
ढलानों से आने वाली जो कई छोटी-छोटी नदियाँ हैं, जैसे सकरी हो गया, बाड़ी हो गया, खारी हो गया, ज्वाई हो गया, गोहिया, लूनी नदी से मिलती है, ठीक है? तो इन सब नदियों से क्या करती है, ये मिलती है। आइए, आगे का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे पहले इसको बंद करते हैं। आइए, आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है? तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लावा जो मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती है। लावा मिट्टियाँ कहाँ पर पाई जाती है? लावा मिट्टियाँ पाई जाती है, ये आपके सी नंबर मालवा पठार में पाई जाती है, ठीक है? मालवा पठार जो प्रस्तुत दिए गए विकल्पों में मालवा पठार जो है लावा मिट्टी पाई जाती है और भारत में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से विभिन्न कालावधि में लावा के निरपेक्ष के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है? आइए, आगे का देखिए प्रश्न कहता है, आगे का प्रश्न कहता है टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध जो बना है वहाँ कहाँ पर बना है? दोस्तों ये जो बना है ये टिहरी बांध उत्तराखंड के राज्य के टिहरी जनपद के भागीरथी नदी पर बना है, ठीक है? भागीरथी पर किया गया है और यह भागीरथी नदी के आगे प्रवाहित होकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नाम से प्रवाहित होती है। तो सी 16 का डी भागीरथी। आइए आगे का देखिए प्रश्न कहता है, आगे एक प्रश्न कहता है गन्ने में शकरा की मात्रा घट जाती है। गन्ने में शकरा की मात्रा घट जाती है यदि यदि जो पकने की अवधि में पाला गिर जाए तब, ठीक है? अब देखिए आगे क्वेश्चन करता है पकने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अबरख जो मिकला पाई जाती है वो है? तो सी नंबर हजारीबाग, गया, मुंगेर। तो 18 नंबर का सी अबरक जो सीट के भंडार में भारत प्रथम स्थान पर है और भारत की सबसे बड़ी अबरक मेखला जो है गया, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, मुंगेर में एक पट्टी के रूप में धारवाड़ शैली तंत्र में पाई जाती है। चलिए आगे का प्रश्न कह रहा है, आगे का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो एक सी जोड़ी कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सी है? जैसे देखिए भिलाई मध्य प्रदेश, ये सही है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सही है। जमशेदपुर झारखंड गलत है। राउरकेला उड़ीसा ये भी सही है। तो देखिए जमशेदपुर झारखंड गलत है। जैसे मिलाई इस्पात जो भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ के राज्यों दुर्ग जिले के भिलाई नामक स्थान पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ की सहायता से 1955 ईस्वी में स्थापित की गई थी, जबकि दुर्गापुर संयंत्र पश्चिम बंगाल के ब्रिटेन के सहयोग से 1962 ईस्वी में राउरकेला इस्पात संयुक्त उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में जो पश्चिमी जर्मनी तत्कालीन संयुक्त जर्मनी के सहयोग से 1955 ईस्वी में की गई थी और जमशेदपुर झारखंड में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र टाटा स्टील अवस्थित है, जिसकी लंबाई 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। दोस्तों ये जो है ये सी नंबर होगा मुंबई नई दिल्ली में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाने की योजना है। लगभग 508 किलोमीटर लंबी इस रेलमार्ग के लिए जून 2015 में ईस्वी में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से समझौता किया गया और उल्लेखनीय है कि भारत 1,10,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में निवेश करने के लिए जापान से 0.1% प्रति वर्ष न्यूनतम ब्याज दर पर 88,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगा, जो 15 वर्ष के अनुग्रह अवधि के साथ 50 वर्षों में चुकता किया जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देश की संख्या अधिकतम है? दोस्तों जैसे देखिए अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका। ये क्वेश्चन बहुत ही बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आया भी है। दोस्तों ये बता देखिए जैसे अफ्रीका जैसे आपको लग रहा है एशिया सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। अब उसी में लग रहा है आपको सबसे ज्यादा देश नहीं, अफ्रीका जैसे देखिए अफ्रीका में यहाँ पर क्या है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं। कुल 54 देश अफ्रीका में है। यूरोप में बात कर ली 51 है। एशिया में 48 है।
उत्तरी अमेरिका की बात कर लो 23 है, दक्षिणी अमेरिका की बात कर लो 14 और ऑस्ट्रेलिया में 14। इस तरह से देश हैं। तो आपको ध्यान रखना है अफ्रीका सबसे ज्यादा होगा सभी कॉन्टिनेंट में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सम्मिलित नहीं है? जैसे देख लीजिए चिल्ली सैंटियागो सही है, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स सही है, और उत्तरी कोरिया सियोल तो गलत है, ये गलत है, तो गलत हमको यहाँ पर मिल गया कि सियोल द कोरिया की राजधानी जो है, जबकि ऊ कोरिया की राजधानी जो आपका प्योंगयांगी है, प्योयांग है, वो है। अब तो आंसर यहाँ पर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है अंगुलहास धारा चलती है। अंगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो है बी नंबर आपका जो डी नंबर लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर जो है वो आपका विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? डी नंबर लेक सुपीरियर झील। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दें विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है, और जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित पांच महान झीलों में से एक है, और जल के आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है रूस के साइबेरिया स्थित बैकाल झील है। ठीक है, आगे का प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? दोस्तों किस देश के संविधान पर आधारित है? ये है बी नंबर आयरलैंड। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया, और यह विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व एक आदर्श के सम्मान है, और इसमें जिसमें राजनीति है बनाने के लिए निर्देश प्राप्त करते हैं। इसका लक्ष्य जो है, इसका लक्ष्य आदर्श एवं लोकयानकारी राज्यों का निर्माण करना है। आगे देखिए प्रश्न कर रहा है संविधान में मौलिक कर्तव्यों में कब सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था 1976 ईस्वी में संविधान मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, 1976 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? दोस्तों ये जो रहे थे, ये रहे थे आपके सी नंबर चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से चंद्रशेखर भारत का प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। और वहीं एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, तथा मोरारजी देसाई भारत के प्रमुख जो मुख्यमंत्री रहे हैं, और चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे वो प्रश्न करता है भारतीय संसद में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ये जो सम्मिलित नहीं है, ये जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, तो ये सही नहीं है। जैसे भारतीय संसद का गठन जो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के योग से होता है। ठीक है, सम्मिलित है यहाँ पर पूछ रहा है, तो योग से होता है, और लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखिए कहता है कि जो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? दोस्तों ये जो है, ये आपके डी नंबर सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, और यह संविधान की समय समय पर व्याख्या करती है, और साथ ही विधायक एवं कार्यपालिका के कार्यों को भी पुनरावलोकन द्वारा किया जाता है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण भी कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? दोस्तों ये जो नहीं है, ये कहाँ पर नहीं है? ये है आपके बिहार में, बता दें महाराष्ट्र में, ये दोनों में तो है नहीं पूछ रहा है। राजस्थान में नहीं है, राजस्थान सी आंसर है। इसे बता दें कि जो राजस्थान विधानमंडल का गठन जो राज्यपाल और विधान सभा से मिलकर बना है। ठीक है, आगे प्रश्न करता है क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? दोस्तों ये जैसे हाँ या नहीं, यहाँ केवल अंतर्राज्यीय संगठनों से, तो यहाँ पर देखिए नहीं आंसर है, क्योंकि लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 देखिए जिसे मतलब बता दे कि क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो भारतीय संविधान, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने के शक्ति रखते हैं? नहीं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य
विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ जो है यानी केंद्र जो है सरकार के माध्यम से उनकी प्रत्याभूति पर ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? दोस्तों हमारे देश के लोकपाल एवं जो लोक आयुक्त विधेयक 2013 को 1 जनवरी 2014 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और लोकपाल संस्था एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा इनका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि हमारे देश के फिर यहीं पर देखिए हमारा क्वेश्चन बता दें कि हमारे देश का जो प्रथम क्वेश्चन यही कर रहा है, इसी में कर रहा है, जो हमारे देश का प्रथम लोकपाल के रूप में जो है वो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है। तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों ये है ए नंबर 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन 1976 के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया है, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे का प्रश्न देखिए क्या आ रहा है, 10 दिसंबर मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्रीय संघ के घोषणा पत्र के में मानवाधिकार से संबंधित कोई पृथक घोषणा नहीं की गई थी और किंतु चार्टर के नए अनुच्छेदों में मानवाधिकार को स्पष्ट उल्लिखित किया गया था और इसे मानवाधिकार आयोग द्वारा संकलित कर एक मसौदा तैयार किया गया था और जिसमें महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार ली गई थी। तभी से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे का प्रश्न कह रहा है यूएन द्वारा सन किस मतलब डेट को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये सन 1975 को यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है, 1975। आगे का प्रश्न देखते हैं, आइए आगे का प्रश्न कह रहा है, देखिए आगे का प्रश्न हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ तापमान वर्ष भर ऊंचे तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर या अधिक होती है। अतः यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये वन बहुत घने होते हैं, इनमें 45 से 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में इसी प्रकार के वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर जैसी उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालय के तराई इत्यादि में पाए जाते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि डार्लिंग नदी किस देश में? दोस्तों ये बता दें, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में, हमेशा याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी की लंबाई के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है और यह जो है 2739 किलोमीटर लंबी नदी है जो उत्तरी न्यू साउथ वेल्स से निकलती है और यहाँ मर्रे की सहायक नदी है। तो डार्लिंग और मर्रे यहाँ पर प्रमुख नदी है, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। वन डे वंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन डे वंडर नामक ये पुस्तक लेखक जो सुनील गास्वर हैं। सुनील गास्वर की यह पुस्तक ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वेसन हेजन सीरीज के दौरान फील्ड एक्शन के साथ इस दौरान की गई हुई थी और विभिन्न घटनाओं का बेहतरीन संकलन है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? दोस्तों ये जो है प्रो राज के जो राज कृष्ण है ने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलती हुई हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का आंसर। आगे का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस 5 वर्षीय योजना में शुरू किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 10वीं में, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है अप्रैल 2005 में आरंभ किया गया और जब 10वीं 5 वर्षीय योजना 2002 से 7 जारी हुआ था तब। आगे प्रश्न करता है कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन मुख्य भाग जो है वो विटामिन ए का है। कैरोटीन जिसे बीटा कैरोटीन कहते हैं उसे बनने वाला विटामिन है जो एक वनस्पतिक वर्णक है और विटामिन ए
इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। और विटामिन ए की कमी से नाइट टेलोपिया रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। हाइड्रो या फिर हम इसको रेबीज कहते हैं, विषाणु से फैलने वाला खतरनाक रोग है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार, भेड़ियों के काटने या जख्म को चाटने से होते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जनरल 1749 से 1823 में। जो अंग्रेज जो एक चिकित्सक थे तथा चेचक के टीके के आविष्कारक भी थे। आगे का प्रश्न करता है एडवर्ड जेनर, इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन करता है एक गेंद, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो ये जो कर सकेगी, कितने कर सकेगी? तो दोस्तों ये जो कर सकेगी, ये कर सकेगी सी नंबर 45 डिग्री। एक गेंद को क्षैतिज से 45 कोण पर फेंकने पर अधिकतम दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक जूल बराबर है, एक जूल जो बराबर है वो 10 टू द पावर 7 अग्र है। एसआई मूल इकाई बोलने, एसआई मूल मात्रक जो बोलते हैं इसको, एसआई यूनिट जो है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर है, पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और सी जी एस इकाई इसका बात कर लें 10 टू द पावर 7 अग्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है और यह एक जो है दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये है पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। नेशनल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। आगे प्रश्न करता है सबसे छोटा फूल है, सबसे छोटा फूल जो है वो वॉल्फिया ग्लूवोस है। वॉल्फिया ग्लूवोस एक नाम का फूल है। यह विश्व का सबसे छोटा फूल है। यह इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है, इन्हें माइक्रोस्कोपी से ही देखा जा सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करता है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण जो है एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम वास्तव में एक गोलाकार प्रोटीन है, होती है। इसकी संरचना खुरदरी और गोल होती है। इस अणु जल के संग एवं घोल तैयार करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं और मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन रेशेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणें की खोज जो है वो ब्रह्मांड किरणें की खोज इसे कहते हैं, जो ऑस्ट्रियन अमेरिकन एक भौतिकविद थे विक्टर हैस ने 1912 ईस्वी में की थी और इस खोज के लिए उन्हें 1936 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विक्टर हैस ने की थी। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क जो होता है 1350 ग्राम का होता है और वयस्क पुरुष का औसत मासिक भार जो 1336 ग्राम का होता है और वयस्क महिला का जो ब्रेन वो 1198 ग्राम का होता है। अब 20 वर्ष की आयु में पुरुष का मस्तिष्क का औसत भार जो 1400 ग्राम होता है और 65 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार जो होता है 1300 ग्राम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार जो है ये अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक रॉबर्ट ऑपनहेयर ने किया था, ठीक है। जे रॉबर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा रॉबर्ट ओपेन हाइमर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइमर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की जो है वो खोज किसने की? दोस्तों ये की थी परिसंचरण तंत्र इसको कह सकते हैं कि खोज इसकी जो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी। नाशपाती का खाने का भाग, नाशपाती का खाने का भाग, दोस्तों ऐसे फल होते हैं जिसका खाने का भाग होता है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नाशपाती का खाने का भाग होता है ए नंबर गुद्देदार पुष्पासन, गुद्देदार पुष्पासन।
आगे क्वेश्चन कहता है एक एक गैस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है वो एक तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है। आइए आगे का प्रश्न देखिए, कहता है आगे का प्रश्न कर रहा है, एक मजदूर रेल पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ध्वनि का जो वेग वायु में लगभग 3,330 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि इस्पात में ध्वनि का चाल जो होता है 5,148 मीटर पर सेकंड होता है। इसी कारण लड़के को मजदूर की हथौड़ी की आवाज 2 बार सुनाई देती है, ठीक है। तो आंसर, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? दोस्तों ये जो है मीथेन एवं वायु, खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण मीथेन गैस का ऑक्सीजन के साथ मिश्रण है। मीथेन गैस जिसे हम CH4 अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य जिसे कहते हैं, मीथेन वायु में नीले नीले लौ के साथ जलती है। आगे का प्रश्न कर रहे हैं, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो ये जो है ये यांत्रिक अवलंबन के लिए, ठीक है। इम्फाइटिस जिसे कहते हैं वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए यांत्रिक अवलंबन के दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं, लेकिन परजीवी नहीं होते। ये वृक्षों के तने, शाखाएं, दरारों, छाल आदि में उपस्थित मिट्टी में उपज जाते हैं। इनमें में से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो ये है बेसिलस थ्योरी एजेंसी, ठीक है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट उस तब किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किया गया। आजादी का अमृत उत्सव और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चल रहे समारोह के दौरान जो है डिजिटल पेमेंट उत्सव का व्यापक अभियान शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य देशव्यापी डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा देना है। और यह जो उत्सव है इस वर्ष 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और इसके तहत G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह आयोजन शहरों लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले 5 दिसंबर से 21 से 5 मार्च 2022 तक डिजिटल पेमेंट उत्सव का आयोजन किया गया था। चलिए तो आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम है? तो ये जो नाम है, भारत ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए वाले भूकंप के कारण प्रभावित लोगों को मदद के लिए एक अभियान चलाया है जिसमें ऑपरेशन दोस्त नाम दिया है। और विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को सामग्री आपूर्ति, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्रदान कर रहा है। और इस अभियान के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया को खोज और बचाव दल और एक फील्ड हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की है। हाल ही में 6 टन से अधिक आपातकालीन राहत सहायता सीरिया में जो दसवीं हवाई अड्डे पर प्राप्त की गई है। तो आंसर ऑपरेशन दोस्त इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानी जयराम की निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित शख्सियत जो शख्सियत हैं वो किस खेल से हैं? तो ये जो हैं मशहूर पार्श्व गायिका वाणी जयराम का चेन्नई में निधन हो गया है। वह 77 वर्ष की थी, वह 77 वर्ष की थी और उन्होंने 29 भाषाओं में 10,000 से अधिक गाने गाए हैं, जिनमें बहुत लोकप्रिय हिंदी नंबर बोले रे पपिहारा, ठीक है, भी शामिल है। और उन्हें हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। और पीएम मोदी ने वाणी जयराम के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्होंने MS विश्वनाथ और इलयाराजा सहित प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ काम किया था। उनका जन्म 30 नवंबर 1945 को हुआ था। स्वास्थ्य घर किस मंत्रालय के शुरू की गई एक पहल है? स्वास्थ्य घर नंबर 2022 जो है से 2023 अक्टूबर तक की बात कर लें, चलने वाले 1 वर्ष का अभियान है। और यह आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा।
12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मॉरिश में। ठीक है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? फिजी में किया जा रहा है। और फिजी के राष्ट्रपति विलियम कांटोनिवेर और भारत के विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी के नादी में विश्व की हिंदी सम्मेलन कर उद्घाटन किया। इस आयोजन देनारो एंडेल कॉन्वेंट सेंटर नादी फिजी में 15 से 17 फरवरी के बीच किया जा रहा है और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए विदेशी मंत्रालय नोडल मंत्रालय के तौर पर कार्य कर रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य हिंदी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है फिजी आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 2013 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने के भारतीय प्रस्ताव का कितने दो देशों में समर्थन किया था? तो ये किए थे 70 से अधिक देशों ने क्या किया था? समर्थन किए थे। आगे का प्रश्न देखिए क्या कर आगे का प्रश्न कहता है कि जो पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जहां एक नई डेमसेल फ्लाइट प्रजाति प्रोटोसिस्टिक एनामलाइक देखी गई है, किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है दोस्तों? ये जो है ये किस राज्य में है? ये केरल में है। ये कहाँ है ये दोस्तों? ये आपके केरल में है। केरल में ऑर्डोनेट्स की संख्या जो है 182 हो गई। इस कीट को पहली बार मुन्नार से पीछे वाणिज्यिक अभयारण्य में पहुंचाएगी। ठीक है, चलिए देखा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश ने नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को जो निर्विरोध देश का 22वां राष्ट्रपति चुना गया है और जो 74वें वर्षीय जो चिंपू राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हाजिम की जगह लेंगे। ठीक है, और जो बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले अब्दुल हाजिम का कार्यकाल 13 अप्रैल को समाप्त होगा। चलिए आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? नौसेना ने नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया है। तो देखिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, नीला अष्टकोण। ठीक है, नीला अष्टकोण। चलिए, अष्टकोण आकार का यह 8 दिशाओं का प्रतिनिधि करने के लिए एक डिजाइन किया गया है जो भारतीय नौसेना के बहु दिशात्मक तक पहुंचने को दर्शाता है और इसे चारों ओर की जुड़वा सुनहरी सीमाएं छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। आइए आगे का प्रश्न क्या कर रहा है? आगे का प्रश्न है 70 नंबर का, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये जो बनी है कौन? डी नंबर, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा भारतीय राष्ट्रीय टीम के ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचते हुए T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था आपका टोटल क्वेश्चन जितने हमने लिए थे, तो इसमें सारे आपके क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आगे का जो भी सेट है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों पर शेयर करें ताकि ये नॉलेज ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।